तो मित्रों नमस्कार, जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए, आपको बहुत सारे कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करने होते हैं, जैसे कि आपको बजट बनाना है, कोई रिजल्ट रिपोर्ट बनानी है, सैलरी रिपोर्ट बनानी है। इन सब को बनाने के लिए आप अपने कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम यूज़ करेंगे जिससे गणना से संबंधित ये सारे काम हो पाए। तो आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड काम को करने के लिए हमारे पास यानी कंप्यूटर में मौजूद होता है एक सॉफ्टवेयर जिसको सामान्य भाषा में, जिसका जनरल टर्म है, जिसका जनरल नेम है, वो है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट बेसिकली एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन से संबंधित वर्क को ईजी वे में कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें स्प्रेडशीट के उदाहरण की, तो इसमें बहुत ही चर्चित नाम है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सामान्यतः लोग स्प्रेडशीट की को ना यूज़ करते हुए इस शब्द को वो यूज़ करते हैं एक्सेल। आप कहीं पर भी जॉब के लिए सर्च करते हो तो अगर डेटा एंट्री का कोई काम है या फिर इस तरह की कोई रिपोर्ट्स बनानी है तो उन सब जगहों पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर यूज में लाया जाता है, जिससे आप अपने कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क को आसानी से कर पाओ। तो इसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझना जानना है कि कैसे इसको शुरू करेंगे। मैं आपको एक बार पूरा बता दूं कि ये जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए है, जिनको एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता, स्प्रेडशीट के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते हैं। ये उनके लिए है जिनको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। तो मैंने अभी नॉर्मली आपको बताई कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम सामान्य भाषा में स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, और ये सॉफ्टवेयर गणना से संबंधित कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ एक्सेल कैसे शुरू किया जाता है, और एक्सेल्स के विंडो इंटरफेस को समझेंगे और फिर उसमें कैसे काम करेंगे, इन तमाम बातों को देखेंगे। आप एक्सेल को शुरू करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। एक तो आप अपने इस टास्क बार में मौजूद स्टार्ट बटन पर आप क्लिक कर दें और यहाँ से प्रोग्राम को सर्च कर लें तो मिल जाएगा एक्सेल लिखा हुआ। हाँ, एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से यह सॉफ्टवेयर आता है, वह आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखना होगा, तभी आप इसको यूज़ में ला पाएंगे। तो ये रहा एक्सेल। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका एक्सेल का ये सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। दूसरा भी तरीका है, विंडो के साथ आप रन आर बटन प्रेस कर दीजिएगा तो रन कमांड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। आपको करना क्या होगा, इस रन कमांड में एक कीवर्ड टाइप करनी है, EXCEL एक्सेल, लिख करके ओके कर दीजिएगा, तब भी आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो आपके पास कई तरीके हैं जिनके मदद से आप अपने एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ओपन कर पाएंगे। तो ये ओपन हो चुका है, इसलिए इस वाले तरीके का यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देना आपको एक्सेल शुरू हो जाएगा। देखिए, ये लिखा है एक्सेल। और आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हर 3 साल के बाद अपने प्रोडक्ट में अपडेशंस करते रहते हैं। तो अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 है। मैं आपको जो सॉफ्टवेयर सिखाने जा रहा हूँ वो ऑफिस 2019 की मदद से आपको सारी चीज़ें सिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये सामने एक्सेल खुल करके इस तरीके से आ जाता है। ये आपका एक्सेल का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, जब आप एक्सेल को शुरू करते हो तो यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा, न्यू वर्कबुक के साथ जाएंगे। वर्कबुक का मतलब होता है जिसमें ढेरों सीट मौजूद होती हैं, उन्हें हम वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल में जैसे हमारी नॉर्मली कॉपी होती है ना, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, वैसे एक्सेल के अंदर वर्कबुक टर्म का उपयोग किया जाता है जो बेसिकली दर्शाती है ढेर सारी सीटों को। तो अब ये सामने स्क्रीन पर इस तरह से ये एक्सेल का प्रोग्राम खुल करके आ गया है। तो आई होप आपको ये एक्सेल शुरू करना आ गया होगा। एक्सेल जब खुलेगा तो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ऐसे हम इसको बोलते हैं विंडो इंटरफेस। मैं इसी सॉफ्टवेयर के बारे में कह रहा था कि इसका उपयोग गणना करने के लिए करते हैं। देखिए, गणना क्या, इसमें 3 आप शब्द यूज कर सकते हैं, C, A और V। A और V। C मतलब क्या कि आप इसका उपयोग करेंगे कैलकुलेशंस के लिए, और इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग हम एनालिसिस करने के लिए भी करते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या, सपोज दैट कि आप जी माइंड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनका रिकॉर्ड रखेंगे और फिर हम ये साल भर का रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे और ये पता करेंगे कि किस कोर्स में कितने एडमिशन्स हुए, किसने पूरी फीसें जमा की,
किसने बीच में ड्रॉप कर दिया, ये सारे विश्लेषण मुझे चाहिए। कितने लोग अच्छे ग्रेड से पास हुए, कितने लोग फेल कर गए, ये सारा विश्लेषण मुझे करना होगा। तो अगर ये सारा विश्लेषण करना होगा तो डेटा आपके पास होना चाहिए, और एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है विश्लेषण से संबंधित बहुत सारे फंक्शन, जैसे पिवट है, इसके अलावा डेटा टेबल है, बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनको आप आगे भी देखेंगे। फिर मैंने तीसरा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया था वी मतलब विजुलाइज करना, यानी आपने कोई डेटा बनाया, उसका चाहते हो उसको ग्राफिक्स के फॉर्मेट में प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसको हम यहाँ से विजुलाइज भी कर सकते हैं। ये तो था एक्सेल के बारे में, मैंने 3 शब्दों के मदद से कहा कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना, विश्लेषण करना और उसको फिर चार्ट की मदद से प्रदर्शित करना, ये सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। तो पहले इसका इंटरफेस हम समझ लेते हैं, किसको क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो ऊपर की पट्टी आपको नज़र आ रही है इसको टाइटल बार बोलते हैं, टाइटल बार के नाम से इसको जाना जाता है। तो टाइटल बार पर देखिए लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी पहले से कोई बुक ओपन कर रखी थी इसलिए, नहीं तो यहाँ पे बुक 1 लिख करके आता और इस तरफ सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 3 बटनें, ये है क्लोज, ये है रिस्टोर और ये मिनिमाइज है। इससे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, तो मुझे अभी बंद नहीं करना है। बाकी ये मैक्सिमाइज है, फुल स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऐसे मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, फिर से आप क्लिक करिएगा तो ये फिर से मैक्सिमाइज होकर के इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ जो ये बना हुआ है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए जब हम यहाँ पे डेटा बनाएंगे तो हमें फाइलें अपनी सेव करनी होंगी या फिर फाइलों को ओपन करना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे। या आपने कंप्यूटर सीखा होगा तो अनडू और रीडू आप जानते होंगे, यदि कोई आपने एक्शन कर लिया तो उसको आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से अनडू करते हैं और यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, अगर उसी एक्शन को रिपीट करना चाहते हो तो वापस रीडू कर सकते हैं। तो इस पट्टी पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 टूल नज़र आते हैं, सेव का, अनडू का और रीडू का। तो इसको हम कहते हैं, इसका जो नाम देते हैं इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से क्लिक करते हुए, इस ट्रायंगल पर क्लिक करते हुए आप इन टूलों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज का सीधा सा मतलब यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको 3 को यहीं पे रहने देते हैं और बाकी की चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये जो दिखाई पड़ रहा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, इनको हम टैब के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बताया मैंने, टैब बोलते हैं, टैब। और जिस टैब पर आप क्लिक करोगे ना, उस टैब से संबंधित जो आपके कमांड्स होंगे वो नीचे आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है ना, जहाँ पे मैं माउस का ये पॉइंटर मूव करा रहा हूँ, इसको हम रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं, रिबन। तो इस रिबन में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, नीचे कुछ लिखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो इनको कहा जाता है ग्रुप, यानी क्लिपबोर्ड से संबंधित जितने भी कमांड होंगे उनको एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर अरेंज कर दिया गया है। तो ये सारे आपके कमांड एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड वे में मौजूद हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे, समझेंगे, इनका काम क्या है और कैसे इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको बात समझ में आई होगी। ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प, इन सभी को कहा जाता है क्या, टैब। और इन टैब के साथ में ये जो पट्टी नज़र आ रही है इसको बोलते हैं हम रिबन। और इनमें क्या है, ये सारे ग्रुप हैं, ये ग्रुप हैं और इन्हीं ग्रुपों में ये सारे कमांड आपके ऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जरा देख लीजिएगा इधर क्या है, ये इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स, ये है नेम बॉक्स, है नेम बॉक्स। तो ये अपना जो सेल है ना, ये जहाँ पे कर्सर मौजूद होगा वो सेल एक्टिव मानी जाती है, उसको एक्टिव कहा जाता है। और इसका जो एड्रेस होता है, सेल का एड्रेस, वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसको हम फार्मूला बार कहते हैं, फार्मूला बार, इसे कहते हैं क्या, फार्मूला बार। मैंने अभी बताया कि स्प्रेडशीट में हम गणना से संबंधित काम करते हैं तो हमें बहुत सारे फार्मूले लगाने पड़ेंगे। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कैसे फार्मूला लगाएंगे और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी इंटरफेस आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये ABCD जो लिखा हुआ है ना, ज़रा इसी बात को और समझिएगा। कुछ टर्म होते हैं स्प्रेडशीट से संबंधित, उनको जानना बहुत ज़रूरी। जैसे पहला है वर्कबुक। वर्कबुक है क्या, वर्कबुक कलेक्शंस है डिफरेंट सीटों की। अभी आप देखोगे मेरे इस प्रोग्राम में, यानी इस वाली फाइल में सिर्फ एक सीट दिखाई दे रही, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सीट बढ़ती चली जाएगी। तो वर्कबुक बेसिकली जो होती है वो कलेक्शन होती है किसकी, सीटों की। वर्कबुक इज़ द कलेक्शंस ऑफ क्या, मेनी सीट्स। तो बहुत सारी सीटें आप इसमें ओपन कर सकते हो। सीट को सीधा सा मतलब बताऊं, बहुत बेसिक सा, आपकी कॉपी में मौजूद पन्ने को हम सीट समझ लें तो सारे सीटों का कलेक्शन कॉपी कहलाती है। और वैसे ही यहाँ पे सीटों का कलेक्शन किस नाम से जानी जाएगी, वर्कबुक के नाम से। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ये जो वर्कबुक है इसमें मौजूद हैं शीट। तो शीट मौजूद है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक शीट, ये जिसको आप देख रहे हो ना, इसी को शीट कहते हैं।
ये इलेक्ट्रॉनिक शीट है। और आपको बचपन में अगर आपने मैथ वाली कॉपी देखी होगी, गणित वाली, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, गणित वाली कॉपी है। इसमें हम गणित वाले काम करते हैं, तो इसको हम लोग शीट कहते हैं। ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक शीट है और ये बेसिकली बनी है रो से। ये हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, इसको रो बोलते हैं, रो। ये सारी रो है और ये जो खड़ी खड़ी लाइनें आपको दिखाई पड़ रही हैं, वर्टिकल लाइन्स जो दिखाई पड़ रही हैं, इनसे कॉलम बनता है। तो सीट के बारे में अगर आपको बताना हो तो आप ये कहेंगे कि सीट जो होती है वो एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक शीट है और ये बनी होती है रो और कॉलम से। तो रो और कॉलम यानी कि आपको दो शब्द और मिल गए हैं, रो और दूसरा कौन सा, कॉलम। तो इनको ज़रा समझ लेते हैं कि रो क्या है और कॉलम्स क्या है। तो पहले रो समझते हैं। ये जो पड़ी पड़ी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, पड़ी मतलब हॉरिजेंटल लाइनें, मतलब क्षैतिज लाइनें जो दिखाई पड़ रही हैं, ये क्या बनाती हैं, हमारी शीट में रो बनाती हैं। रो, ये रो है, ये रो है, इसको भी रो कहते हैं, ये रो कहते हैं, रो कहते हैं, ये सब रो है, सबको रो कहा जाता है। अब आपकी एक शीट में रो की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 10,48,576। मतलब एक सीट में आपको 10,48,576 रो दिखाई पड़ेंगी। अभी आप पहली रो पर मौजूद हो। रो को प्रेजेंट कैसे करेंगे, रो को दर्शाया कैसे जाता, हम पहचानेंगे कैसे कि ये रो है। वैसे तो मैंने बताया कि 36 लाइनें जो होती हैं रो बनाती है। इनको आप पहचानो कैसे, इनको पहचानोगे 1 2 3 4 5 से। आप जहाँ पर भी मौजूद होंगे कर्सर रखेंगे, मतलब 9वीं रो में हूँ, यहाँ पे रख दिया तो ये 6 में हूँ, यहाँ पे कर दिया तो 3rd रो में हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे एक एक करके रो में जा सकते हो। कितनी रो मौजूद है यहाँ पे, 10,48,576। चलिए इसको एक बार करके देखते हैं, चेक भी कर लेते हैं कि इतनी है या फिर इससे कुछ ज़्यादा है। तो आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन को होल्ड रखिएगा, कंट्रोल बटन कीबोर्ड में दबा के रखिएगा और आपकी जो कर्सर मूवमेंट कीज़ होती हैं या फिर एरो कीज़ होती हैं, उसमें जो डाउन एरो कीज़ होती है उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे, देखिए यहाँ पहुँच जाएंगे आखिरी वाली रो पर। इसी संख्या को बता रहा था कि 10,48,576 रो होती हैं। मतलब आप 10 लाख, अगर आप एक एक रो में एक एक रिकॉर्ड को फिल करते हो तो कुल मिलाकर के 10,48,576 रिकॉर्ड्स आप फिल कर सकते हो। यहाँ से वापस आपको अपनी पहली रो पर जाना होगा, तो वापस कंट्रोल के साथ अप वाला एरो की प्रेस करिएगा और फिर से आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ज़रा समझिएगा, ये जो वर्टिकल लाइन है इनको हम कॉलम के नाम से जानते हैं। ये कॉलम, ये सारे के सारे हमारे कॉलम होते हैं। तो कॉलमों की भी अपनी संख्या होती है, वो है कितनी, 16,384 कॉलम, 16,384 कॉलम। और कॉलम को प्रदर्शित करते हैं ABCDEF से। ये आपको ABCDEF जो दिखाई दे रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये सब कुछ कॉलम को बताता है। और कॉलम में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप एरो की मदद से, जो आपका लेफ़्ट और राइट एरो की होता है ना, उनके थ्रू आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर जा सकते हैं। आखिरी कॉलम में जाने के लिए फिर से एक बार कंट्रोल वाली बटन को होल्ड रखिएगा कीबोर्ड में जो उपस्थित है, और उसके बाद फिर आप राइट एरो की हिट कर दीजिएगा। देखिए एकदम आखिरी वाले कॉलम में पहुंच जाएंगे। आखिरी वाले कॉलम का नाम XFD होता है, XFD। वापस आने के लिए फिर से आप कंट्रोल और लेफ़्ट के साथ प्रेस करिएगा तो आप अपने पहले वाले कॉलम पर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से सीट में हम नेविगेट कर सकते हैं, मतलब आ और जा सकते हैं। तो रो और कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो रो लाइन है, ये इधर की जो रो लाइन आपको दिखाई दे रही है, और ये वाली जो लाइन है इधर से जो आई, ये वाली, जब ये एक दूसरे को काटेंगे ना, तो छोटा छोटा एरिया जो आपको दिखाई पड़ रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको हम सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको हम कहते हैं सेल। याद रखिएगा, इन्हें सेल कहा जाता है, सेल। तो सेल है क्या, सेल इंटरसेक्शन है। सेल इंटरसेक्शन है किसका, कॉलम और रो का। तो इस तरह से अगर आप सेल के बारे में बोलना चाहते हैं तो आप उन्हें कहेंगे कि यह इंटरसेक्शन होती है रोज और कॉलम्स का। इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड द व्हाट, सेल। देखिए इन्हीं सेलों में हमें अपनी जो वैल्यूज होगी उन्हें एंटर करना होगा और उन वैल्यूज के साथ हम कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे। अच्छा, एक बात और, सेल आप पहचानना सीख गए होंगे, इन सभी को सेल कहते हैं। तो सेलों का अपना एड्रेस भी होता है, जिसको हम सेल एड्रेस या फिर सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। सेल रेफरेंस, सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू 34 टाइप कर देता हूँ तो यह वैल्यू किस सेल में लिखी गई है, इसको कैसे, इसका एड्रेस कैसे पता करेंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ से देखना, ये आपके D कॉलम में लिखी गई है और यहाँ से देखिएगा ये 10 वाली रो में लिखी गई है। तो पहले आप कॉलम को लिख दीजिए और फिर उसके बाद रो लिख दीजिए। इस तरीके से इसका, इस वाले सेल का जो एड्रेस हो जाएगा वह D10 हो जाएगा।
D10 हो जाएगा। एक और करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई 56 लिख दी, अब तक 56 लिख दिया, 56 लिख दिया यहाँ पर। आप मुझे बताएं कि इसका सेल एड्रेस क्या है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये कॉलम देख लीजिए, यानी F में लिखा है और यहाँ पर हमने ये कर दिया 5, तो ये जो लिखा गया है इसका जो एड्रेस है वह हो जाएगा F5, जिसे हम कहते हैं सेल एड्रेस अथवा सेल रेफरेंसेस। यानी इस सीट में मौजूद ये जो सेल है ना, इनकी पहचान के लिए इनको एक एड्रेस प्रदान किया जाता है, जिसे हम सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात कंफर्म हो गई। अब एक बात और समझिएगा कि इन सेलों में हम अपनी वैल्यूज़ में दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो या फिर कोई टेक्स्ट लिख सकते हो। ये हमने कोई नंबर लिख दिया, तो इनमें जो नंबर्स आप लिखते हो ना, आगे आप इन्हें क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। गणना करने के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो हमें गणना करनी है, इनको कैसे जोड़ा जाए, घटाया जाए, कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। स्प्रेडशीट में हम बनाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे करोगे, उसके लिए सबसे पहले इक्वल का निशान लगाना पड़ेगा। कीबोर्ड में देखिएगा बैक स्पेस के बगल एक सिंबल आपको नज़र आएगा इक्वल का, आप इसको प्रेस करिएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका एक्सेल है वो फार्मूला मोड में आ गया, यानी फार्मूले को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आप अपना फार्मूला बना सकते हैं। जैसे इन दोनों नंबर को जोड़ना है तो आप इसका एड्रेस ले सकते हैं, फिर प्लस का निशान लगा दीजिएगा और फिर इस सेल का रेफरेंस दे दीजिएगा और कर दीजिएगा एंटर, तो ये जुड़ जाएगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि एक्सेल में जो फार्मूला शुरू होता है वो इक्वल निशान के साथ शुरू होता है और इक्वल के बाद इधर सेलों के रेफरेंस लिखे जाते हैं और फिर ये जो प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई वगैरह होता है, इनको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ये सभी आपके सेलों के रेफरेंसेस के बीच में उपस्थित होकर के नई वैल्यू को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो अभी प्रॉपरली हर चीज़ को देखेंगे, कैसे फार्मूला वगैरह कैसे हम बनाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से आपको सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर देता हूँ कि अभी तक क्या क्या हो चुका है। देखिए, आपने समझा वर्कबुक बहुत सारी सीटों का कलेक्शन होता है। सीट क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, या रो और कॉलम से मिलकर के बनी होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है। आपने ये समझ लिया कि ये सब चीज़ें रो होती हैं और ऐसे जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं। जब ये रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो सेल बन जाते हैं और सेलों की अपने एक पहचान के लिए उनका एड्रेस होता है, जिसको हम सेल एड्रेस के नाम से जानते हैं। कैसे जान पड़ते हैं, पहले आपको कॉलम का नाम बताना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप रो का नाम बताते हो। इन दोनों को मिला करके आपका सेल का एड्रेस अथवा सेल का रेफरेंस जनरेट हो जाता है। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद मैं आपको ये समझाना सिखाना चाहता हूँ कि कैसे कोई नई वर्कबुक हम क्रिएट करें, बनाएं। वैसे तो यहाँ पे आपको बुक दिखाई पड़ रही होगी, पर बहुत क्योंकि ये बेसिक लोगों के लिए बनाया जाने वाला वीडियो है, तो इसमें आप ये पहले देख लें कि कैसे नई वर्कबुक की शुरुआत करते हैं। आप अपने इस विंडो में रहते हुए फाइल मेनू पर चले जाइए। फाइल मेनू पर जाइएगा तो ज़रा देखिएगा, फाइल टैब बोलेंगे इसको, टैब पर जाइएगा तो इसमें देखिए ये फाइल का पूरा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर खुल करके आ रहा होगा। तो यहाँ दो चीज़ें लिखी गई हैं। एक लिखा है ब्लैंक वर्कबुक। अगर आपको खाली वर्कबुक चाहिए तो ये मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे बने बनाए पहले से टेम्पलेट मौजूद है, तो आप उन टेम्पलेटों का भी उपयोग कर सकते हो। तो मैं अभी पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप ब्लैंक वर्कबुक के साथ काम करिएगा। ब्लैंक वर्कबुक टेप होगा बड़ा वाला, देखो ये नीचे वाला है। तो ब्लैंक वर्कबुक के साथ शुरू करिएगा। आपका स्क्रीन पर ये ब्लैंक वर्कबुक खुल करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए आपको सिखाते हैं इसमें गणना करना, कैसे गणना करेंगे। मैंने यहाँ पे दो नंबर ले लिए, नंबर 1 और ये नंबर 2। मैं इन दोनों नंबर के साथ, अच्छा आप इन सेल में लिखोगे कैसे, ये जो कर्सर रहेगा ना जहाँ मौजूद रहेगा उसी में आपका जो ये वैल्यू होगी वो एंटर्ड होगी। तो मैंने नंबर 1 लिख दिया, नंबर 2 लिख दिया और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड करके। हम डिवाइड करके देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं कैसे। देखिए मैंने एक नंबर 20 लिया है और यहाँ पे ये नंबर 10 लिया है। आप नंबर को कैसे एंटर करेंगे, बात समझ गए होंगे ना। जहाँ पे कर्सर मौजूद रहेगा वहाँ जा कर के अपनी वैल्यू को ऐसे
टाइप कर दीजिएगा। तो ये टाइप हो जाएगी और यहाँ से अगली सेल में जाने के लिए टैब बटन दबाइएगा। टैब कीबोर्ड से टैब बटन कर सकते हो, या फिर एंटर बटन करोगे तो डाउन साइड में आओगे, या फिर आप एरो कीज़ का उपयोग करते हुए लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा कैसे जाएगा, इन दोनों नंबर को ऐड कैसे करेंगे। हमने अभी बताया कि फॉर्मूला इक्वल निशान के साथ शुरू होता है, फॉर्मूला इक्वल निशान के साथ शुरू होता है। तो इक्वल वाली बटन आप प्रेस करिए। देखिए ऐड क्या करना चाहते हैं, इस तरफ देखते रहिएगा ना, यहाँ पे आसान रहेगा आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे, तो इसको और इसको आपको ऐड करनी है। तो कैसे ऐड करें, ये कहाँ लिखा हुआ 30 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ए में लिखा है और इधर से 2 लिखा है। तो आपको ये ए और 2 मैनुअली टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो कर भी सकते हैं। माउस का पॉइंटर इसी सेल पर ले जाइए, देखिए डॉक्टर प्लस नज़र आएगा, बस इसी पर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। इसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली आपके उस सेल में आएगी जहाँ पे आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। फिर प्लस का निशान दबा दीजिएगा। प्लस यहाँ पे ऑपरेटर का काम करता है। ऑपरेटर मतलब सिंबल, ये बताता है कि इस सेल में उपस्थित वैल्यूज़ को हम क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। फिर क्या करना होगा, आप इस वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, और उसके बाद जब ये आपका फॉर्मूला बन जाए तो कर दीजिएगा एंटर, और एंटर करते ही देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अच्छा, इस फॉर्मूले में आपने देखा मैंने 30 और 10 यानी पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर के ऐडिंग नहीं की हुई है, बल्कि उनका रेफरेंस लेकर के ऐड किया है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर इधर वैल्यू बदल जाएगी तो रिजल्ट भी आपका अपने आप अपडेट हो जाएगा। स्प्रेडशीट में रेफरेंसेस के साथ जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो आप जैसे जैसे वैल्यूज़ को बदलते जाएंगे वैसा वैसा आपका क्या होगा, रिजल्ट भी अपने आप अपडेट होता जाएगा। अच्छा, ये तो रहा ऐड करना। ऐसे नीचे मान लीजिए कि और भी नंबर लिखे हैं, सपोज है 40 लिखा है, 20 लिखा है, और फिर और भी कुछ डिजिट्स इस तरह से यहाँ पर दे दी गई हैं। हम चाहते हैं इनको भी ऐड करें, तो आप दोबारा फार्मूला नहीं लगाएंगे, एक बार आप फार्मूला बना लीजिएगा। और इस सेल में देखिए यहाँ पे कुछ कटा कटा दिख रहा है, माउस का पॉइंटर इस पर रखिएगा तो ये दुबला पतला डॉक्टर प्लस नज़र आएगा। यहाँ पर लेफ्ट वाली बटन को प्रेस कर लीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। देखिए ये सब ऑटो फिल हो जाएगा, यानी अपने आप ही क्या हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। इधर 60 और इधर आ गया इनका योग 80। तो इतनी बात समझ में आई, फार्मूला बनाना सीखा आपने। चलिए एक और बना के देखते, घटा के देखते हैं। तो इक्वल टू का निशान लगाइए, इक्वल टू का निशान लगाते फार्मूला मोड आपका एक्टिव हो जाएगा। और फिर आपको करना क्या होगा, जिसके साथ जोड़ना है, घटाना है, उसका रेफरेंस ले लीजिए। मैंने A2 में से B2 को घटा दिया, तो ये B2 का रेफरेंस लिया और कर दिया एंटर। तो देखिए 0 हो गया, 30 में से 30 घटाओगे तो 0 ही आएगा। और फिर इन सारी वैल्यूज़ का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए दोबारा फार्मूला नहीं बनाया, बस बल्कि कर्सर यहाँ पे रखा और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। देखिए ये घट करके भी आ गया, ठीक है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। इक्वल टू का निशान लगाइएगा, इसका यानी इसका रेफरेंस ले लीजिएगा। अपने कीबोर्ड में देखिएगा ये निशान होगा एस्ट्रिक साइन, ये अपने एक्सेल में मल्टीप्लाई ऑपरेटर के नाम से इसको जाना जाता है। ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर हो गया। और फिर इसका रेफरेंस ले लेते हैं, कर देते हैं गुणा हो जाएगा। और इसको इस तरह से खींच दीजिएगा। भाग करना है तो भाग कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आपको 30 में 30 से भाग करना है, तो आप A2 लिखिएगा और देखिएगा एक आपका यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे स्लैश बोलते हैं। ये भाग वाले ऑपरेटर का काम करेगा। स्लैश लगाइएगा और फिर अगला रेफरेंस अपना दे दीजिएगा, कर दीजिएगा एंटर। देखिए डिवाइड हो गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि कैसे किया हमने। यहाँ पे लिया ये 40, इसका रेफरेंस लिया और इससे भाग कर दिया, तो ये भाग हो गया। तो आपको इतना सारा कैलकुलेशन करना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना आया होगा। देखिए स्प्रेडशीट के बारे में यहाँ से मैंने आपको बताया भी था कि C फॉर कैलकुलेशन, तो गणना हो गई ना यहाँ पे। अच्छा, ये जो स्प्रेडशीट है ना, वो सब रिकॉर्ड को टेबल के फॉर्मेट में, टैबुलर फॉर्मेट में यानी रो के फॉर्मेट में अरेंज करता, फिर आप इन पर अपना डिजायर्ड कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो इन सारी वैल्यूज़ के साथ, जो मैंने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ में किया। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अंक गणित के लिए जो बोडमास का रूल होता है ना, बोडमास का सिंप्लीफिकेशन करते होंगे तो आप इस वाले रूल के साथ जाते होंगे, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते होंगे ना, उसी रूल को ये फॉलो भी करता है। बोडमास रूल के साथ ये काम करता है। मैं आपको एक फार्मूला और बताता हूँ कि सपोज दैट कि ये 20 और ये 10 लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ इन दोनों नंबर्स को जोड़ करके आप आधा कर दें। इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, इन दोनों नंबरों को जोड़ करके आधा कर दें। तो करना क्या होगा, आप इक्वल लगाइएगा, इक्वल के साथ हमारा फार्मूला शुरू होता है। और ज़रा देखिएगा 20 लिखा कहाँ हुआ है, 20 लिखा हुआ है A8 में, बस माउस का पॉइंटर यहाँ पे रखिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। A8 का जो सेल रेफरेंस है वो आपके फार्मूला वाले सेल में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है।
फिर प्लस कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर B8 लिख दीजिएगा। मालूम आप क्या करते हैं, इसको जोड़ के आधा करने के लिए मैंने कहा है, हाँ, तो आप ये भाग का निशान लगाएंगे और एंटर कर देंगे। देखिए इसमें रिजल्ट गलत हो जाता है। हो क्या रहा है, A8 एक अलग से अपना पद है और ये दूसरा कौन सा है, ये दूसरा वाला टर्म है ना, तो ये B8 को आधा करके A8 के साथ जोड़ दे रहा है। देखिए बोडमॉस का रूल शुरू हो गया होगा यहाँ पे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, यानी पहले डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा ना, यानी B8 वाले को आधा कर दिया, यानी 10 को आधा कर दिया 5 और फिर A8 के साथ जाकर के जोड़ दिया। देखिए अगर आप इसको दोनों को जोड़ के आधा करना था तो इसमें ब्रैकेट लगा सकते हैं, ब्रैकेट, ऐसे आप ब्रैकेट कर दीजिए। देखिएगा ध्यान से, ब्रैकेट लगा दिया हमने। तो ब्रैकेट क्या हुआ, इस रूल को पढ़ो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा आपका, यानी ब्रैकेट सॉल्व होने का मतलब ये दोनों अंदर जो भी चीज़ें ये जुड़ जाएंगी और फिर ये आधा हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि स्प्रेडशीट के अंतर्गत कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो एक्सेल होगा या फिर कैल्क होगा, सब बोडमॉस रूल के थ्रू काम करते हैं। ये बात समझ में आई। चलिए कुछ और आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, कुछ और बातें समझिएगा। जैसे मुझे परसेंटेज निकालना है, मुझे परसेंटेज ज्ञात करना है, परसेंटेज निकालनी है। मान लीजिए ये मेरा मार्क्स था और मैंने इसमें कुछ ऑब्टेंड किया है, ऑब्टेंड मार्क्स मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे ज्ञात करना है परसेंटेज, मुझे कितना परसेंट मिला। सपोज दैट ये 600 का टोटल पेपर था और इसमें 457 मार्क्स आपको मिले हैं। परसेंट कैसे निकालेंगे, तो परसेंट निकालने के लिए आप इक्वल टू का पहले निशान लगाइएगा और देखिएगा ये ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मल्टीप्लाई। एक्सेल में काम करने के दौरान आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो थोड़ा सा फॉर्मूले की भी आपको समझ होनी चाहिए। जैसे प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं ये सब आपको पता रहेगा तो यहाँ पर आसानी से उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाओगे। तो देखिए मैंने ऑब्टेन मार्क्स अपॉन क्या कर दिया, टोटल मार्क, और मल्टीप्लाइड कर दिया किसके साथ, 100 के साथ, और ये कर दिया क्या, एंटर। देखिए प्रतिशत आ गया कि नहीं। एक बार फिर से देखिएगा, सपोज दैट अगला मार्क्स है 500 और इसमें मिला हुआ 346, कितने प्रतिशत हैं। तो पहले क्या करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स करिए और उसके बाद फिर टोटल मार्क और मल्टीप्लाइड कर दीजिए किससे, 100 के साथ। अभी आपको सिंबल लगाना होगा तो सिंबल लगाने के लिए थोड़ा रुकिएगा, पहले बेसिक कैलकुलेशन सीख लीजिएगा, फिर मैं आपको प्रतिशत के निशान भी लगा के दिखाऊंगा। उसको फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग में, वहाँ जानेंगे। यह बात आपको समझ में आ गई। तो आपको क्या क्या पता चल गया, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और क्या करना, भाग करना। देखिए अभी आप जो भी अंक गणितीय ऑपरेटर होते हैं ना, अर्थमेटिक्स के ऑपरेटर्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, जोड़ करना और क्या करना, घटाव करना, जोड़ना, घटाना, ये तमाम काम रहते हैं ना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। तो ये सारे वर्ग जब आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से जो भी कैलकुलेशन होगा उन सभी को ईजिली कर पाने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में कुछ और बातें सीख लीजिएगा। चलिए मैं आपको पावर निकालना सिखाता हूँ। पावर, जैसे आपने पढ़ा होगा 2 की घात 5 का मान चाहिए मुझे, 2 द पावर किसका, 5 का मुझे मान ज्ञात करना है। 2 की घात 5 का मान क्या होता है, 2 द पावर 5 का मुझे वैल्यू चाहिए। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पर आप 2 लिखिएगा और अपने कीबोर्ड पर देखिएगा नंबर वाली बटन पर, 6 वाली जो बटन होती है उस पर देखिएगा, वहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं वर्चुअल कीपैड ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैं ये बता रहा था जिससे आपको पता भी चले एग्जैक्टली, ये रही आपकी 6 नंबर वाली बटन और इसके ऊपर ये ऐसा मार्क लगा हुआ है, कैप। इसको हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर कैसे आप यूज़ करोगे, यानी इसकी पावर निकालने के लिए इक्वल टू कर लीजिएगा और यहाँ पर नंबर लिख दीजिएगा। 2 की पावर आपको निकालनी है तो शिफ्ट के साथ 6 वाली बटन प्रेस करिएगा, ये पावर यानी एक्सपोनेंट का जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर लग जाएगा और जैसे आप 5 लिखोगे यानी ये वाला एड्रेस दोगे तो यहाँ पे इसका मान सॉल्व होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो आपको अंक गणितीय ऑपरेटर यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करना आया कि नहीं, आ गया, इसकी कर लीजिएगा प्रैक्टिस। आपको अगर ये सब करना आ गया तो फिर आपके लिए एक्सेल बहुत आसान हो जाएगा, फिर आप तमाम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर पाने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और ज़रा इसी के साथ सीखिएगा। मान लीजिए इतने सारे कैलकुलेशन मैंने किए और इसको सेव करना है, इस फाइल को सेव कर लेना है, तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ से जाइए फाइल मेनू में। फाइल मेनू पर जब जाओगे तो इधर देखिएगा, यहाँ लिख करके आपके पास आ जाएगा सेव या सेव एज का ऑप्शन। तो मैंने सेव वाले बटन पर क्लिक कर दिया। सेव पर जैसे जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे विकल्प आएंगे
कि आप इसको वन ड्राइव में सेव करोगे या अपने पीसी में सेव करोगे या किसी और प्लेस पे करोगे, तो अभी के लिए समझिएगा कि इस पूरी फाइल को मैं अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहता हूँ, दिस पीसी में करना चाहता हूँ। तो दिस पीसी में जैसे करोगे ये लोकेशंस आने लगती हैं कि कहाँ सेव करोगे, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स पे, या फिर अपने डेस्कटॉप पर। तो जहाँ पर आपकी ज़रूरत हो वहाँ पर जाकर के इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दिया तो ये फाइल जाएगी डॉक्यूमेंट पर, या आप चाहें तो जगह बदल भी सकते हैं। अब आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स ये ओपन होकर के आ रहा है, तो यहाँ से आप इसका ये जो नेविगेशन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो प्लेस दिख रहा है, इनसे आप नेविगेट करते हुए जगह बदल दीजिए। मैंने उठा करके फाइल को सेव कर दिया है डेस्कटॉप पर और नाम रख दिया है Gmind एक्सेल, ये रख दिया। यहाँ से अपनी फाइल का नाम रखने के लिए आपके पास पूरी फ्रीडम है। और एक और बात समझिएगा, जब आप फाइल को सेव करते हो तो फाइल का अपना एक्सटेंशन भी होता है। एक्सटेंशन का मतलब ऐसे समझिए फाइल का अपना फॉर्मेट होता है। तो ये एक्सेल वर्कबुक के तौर पर सेव होने जा रही है। जगह देख लीजिएगा कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। हमने ये फाइल कर दी क्या, सेव। ये फाइल हमारी हो गई सेव। तो फाइल सेव करना आपको आ गया होगा। अब मान लीजिए आप इसको, इस फाइल में आपको काम नहीं करना है, तो इस फाइल को हम कर देंगे बंद। बंद कैसे करेंगे, फाइल में जाइएगा, देखिए लिखा हुआ आएगा कौन सा ऑप्शन, क्लोज। या तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो इससे आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार प्रॉपरली फ़ाइल को बंद करके दिखा ही देता हूँ। देखिए हमारा ये सॉफ्टवेयर, यानी हमारी ये फ़ाइल क्या हो गई, बंद हो गई। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि मैंने एक से ज़्यादा वर्कबुक ओपन कर रखी थी, इसलिए दिखाई पड़ रहा, तो मैंने इसको भी बंद कर दिया बिना कोई सेव किए हुए। तो ये फ़ाइल हो जाएगी बंद आपकी। और ज़रा ध्यान से देखिएगा, फ़ाइल डेस्कटॉप पर आई थी ना, यहाँ पे ये मेरी फ़ाइल यहाँ पर मौजूद है। तो हमें इस फाइल को ओपन करना है। इस फाइल को आप ओपन दो तरीके से कर सकते हो, या तो यहीं पर राइट क्लिक करके फाइल को ओपन कर दोगे तो एक्सेल के साथ ये फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। या फिर आप अपने एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन करके रखें और यहाँ से इस वाले ऑप्शन में चले जाएं, ओपन वाले ऑप्शन में चले जाएं, यहाँ पर कर दें क्लिक, और फिर आपने जो फाइल अभी सेव की होगी, जो रिसेंटली फाइल सेव की गई है, उसकी लिस्टिंग यहाँ पर दिखती रहती है। मान लीजिए कि अगर ये आपको दिखाई नहीं पड़ रही, तो फाइल आप कहाँ से लेकर के आएंगे, आप जाइए अपने दिस पीसी के पास जाइए और इस दिस पीसी में ढूंढ लीजिए फाइल कहाँ पे है। तो मैंने कहा कि भाई ये फ़ाइल मौजूद कहाँ पे है, दिस पीसी में। तो एक कोई हम ऑप्शन पर कर देते हैं क्लिक, इससे हमारा खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स। थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई पड़े ठीक से। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कहाँ से आया, ये कैसे डायलॉग बॉक्स मैंने ओपन कर दिया। आप ऐसे ढूंढोगे तो यहाँ नहीं मिलने वाली है, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा जिससे मैं अपने डेस्कटॉप तक पहुँच पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने किया क्लिक, अब ये डायलॉग बॉक्स हमारी स्क्रीन पर खुल करके आ गया है और मुझे पता है कि मेरी फ़ाइल मौजूद है कहाँ पे, डेस्कटॉप पर। तो यहाँ से ढूंढ लीजिएगा, ये देखिए लिख करके आएगा डेस्कटॉप, और फिर डेस्कटॉप पर जाइएगा तो ये रही फ़ाइल का नाम Gmind, और इसको कर लेंगे हम ओपन। तो जैसे ओपन करेंगे ये फ़ाइल मेरी खुल करके स्क्रीन पर आ जाएगी। तो मैंने इतने सारे काम आप लोगों को इस पर सिखाए थे। अच्छा, एक दिक्कत हो गई, फ़ाइल तो सेव किया था, ये दूसरी वाली हो गई थी सेव, जिसमें जो डेटा था वो नहीं वही है, ठीक तो है, ठीक तो है, यही सारा हमने काम किया था। तो आपको दो तीन चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या, कि फ़ाइल को कैसे हम नया करते हैं और कैसे फ़ाइल को सेव करते हैं, और सेव की गई फ़ाइल को किस प्रकार से ओपन किया जाता है। यहाँ तक तो बात आ गई। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, थोड़ा डेटा एंट्री का काम भी समझते हैं। इसी प्रोग्राम पर हम डेटा एंट्री का भी काम करते हैं। डेटा एंट्री का मतलब कैसे, जैसे इस संस्थान में बहुत सारे छात्र पढ़ने आते हैं, मुझे उनका रिकॉर्ड यहाँ पे रखना है, तो मैं कैसे डेटा एंट्री का काम करूँगा। तो उसके लिए प्रॉपरली सपोज दैट कि मैं आप सभी लोगों का रिकॉर्ड एक्सेल में रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा कि हमें एक प्रॉपर सारी फील्ड बनानी पड़ेगी जिसके अंतर्गत मैं सभी का डेटा रख पाऊँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सीरियल नंबर लिख दिया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बना दिया है उस स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट नंबर, और फिर यहाँ पे लिख दिया उसका नाम, स्टूडेंट्स का नाम। आप इस तरीके से प्लान करते हुए डेटा को रख सकते हैं, स्टूडेंट्स का नाम, फिर उसके फादर्स का नाम, और किस कोर्स में उसने एडमिशन लिया है, उस कोर्स की फ़ी क्या है, ये सारी सूचनाएं हैं, आप नहीं रख सकते हो। तो आप इसी तरह से आगे चीज़ें और भी लिख करके सारी बातें रख सकते हो। तो ये हमने इसको ऐसा बना दिया। अब इसमें आप एक एक करके एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे एक लिख सकते हो, और इनरोलमेंट नंबर जो भी चाहो वो अपना यहाँ से जनरेट कर सकते हो। नाम लिख सकते हो मोहित राम, और ये लाइक अ कोर्स CCC है, और इसकी फ़ीस हमने
2610 कर दी। तो ये जो मैंने एंट्री की एक तरह की डेटा एंट्री थी। ऐसी बहुत सारी एंट्रीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो और जैसे जैसे एंट्री करते जाइएगा फाइल को सेव भी करते रहिएगा। ठीक है, तो ये आप काम कर ले जाएंगे इसका। अब आते हैं अगले तरफ, अगले टर्म में चलते हैं। इसमें जो डेटा आप लिखते हो ना उसको करना पड़ता है फॉर्मेट का मतलब इसका जो प्रारूप है, रूप रंग है, वो थोड़ा सा बदल जाए। इसको हम इसको चेंज कर दें। जैसे ये जो वर्डिंग्स लिखी गई हैं ये रेड कलर का हो जाए, बॉर्डरिंग हो जाए, अंडरलाइनिंग हो जाए, ये सब चीज़ें करनी है। तो इन्हें करने को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। क्या करना? फॉर्मेटिंग करना। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। अभी इस समय मैं मौजूद हूँ होम टैब में। ये होम टैब है और होम टैब में फॉर्मेटिंग करने के लिए इतने सारे विकल्प आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स और सेल्स एडिटिंग। तो इन सभी के बारे में एक करके जानते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर सेल में लिख रहे थे ना, तो सेल में लिखते समय आपके पास एक फॉन्ट था। ये फॉन्ट, जैसे फॉन्ट का मतलब हो जैसे आप लोग लिखते हो ना, सभी की अलग अलग राइटिंग्स होती, वैसे इधर अलग अलग नामों का फॉन्ट दिया गया जिसका जो चेहरा है, जो टाइपफेस है, वो अलग अलग है। तो आपको जो ठीक लग रहा हो उसको आप ले सकते हो, लगा सकते हो। तो मेरे पास अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट लगा था वो कैलिबरी था। मैं चाहूँ तो ये लगा सकता हूँ या फिर इसको एरियल कर दूंगा। तो ये जो कंटेंट लिखा गया था, ये जो वर्ड्स लिखा गया था, वो इस प्रकार से आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। बात समझ में आई? तो हम पहला काम क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट को बदल सकते हैं। और इसके बाद ये जो मैटर लिखा गया है इसका अपना फॉन्ट का साइज भी होता है। तो हम फॉन्ट का साइज भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं जैसे हमें पड़े ज़रूरत है। इसके अलावा ये दो जो विकल्प आपको दिए गए हैं ना, ये इसी का अल्टरनेट दिया गया कि इससे क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इससे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ कि हमने इस पूरे सेल को कर लिया सेलेक्ट जिसमें हमारा कंटेंट लिखा गया है। इसका फॉन्ट साइज़ मुझे बढ़ाना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, घटाना है तो यहाँ क्लिक करूँगा और आराम से ये फॉन्ट का साइज़ अपना कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ज़रा और समझिएगा ये वाले ऑप्शंस क्या होते हैं। अगर आप चाहते हो कि जो वर्ड्स लिखे गए हैं ये थोड़े डार्क में दिखाई पड़े, गहरे दिखाई पड़े, तो इनको आप बोल्ड कर सकते हो। ऐसे ही आप इन्हें इटैलिक कर सकते हो। ऐसे ही इनके नीचे चाहो तो अंडरलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये फॉर्मेटिंग की सारी वैल्यूज हैं, फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप फॉन्ट का साइज, लिखे गए कंटेंट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कंफर्म हुआ? एक और बात समझिएगा, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइनें ऐसे पतली पतली दिखाई पड़ रही है, इनको ग्रिड लाइन कहा जाता है। ग्रिड लाइन, ध्यान दीजिएगा, ग्रिड लाइन। ये जो पतली पतली लाइनें नहीं आ रही हैं ऐसे, इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। ग्रिड लाइन रोज़ और कॉलम की बाउंड्रीज़ को बताती हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी सेलें हैं ना, इन सेलों पर एक बॉर्डर अप्लाई कर दूँ। इन सेलों पर ये जो हल्की लाइन रंग की ग्रिड लाइन आ रही है ये थोड़ा डार्क में बदल जाए, तो इसके लिए मुझे इन पर बॉर्डर लगाना पड़ेगा। तो बॉर्डर में जैसे जाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए आपको कई ऑप्शन यहाँ तक मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आप सब ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये सेल पर इस तरीके से बॉर्डर लग जाएगा। ये सभी पर बॉर्डर आ गया होगा। ज़रा इस वाली ग्रिड लाइन को देखिएगा और इस पर जिस पर मैंने बॉर्डर अप्लाई किया उसको देखिएगा, तो ये थोड़ा डार्क नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आप बॉर्डर लगाने का काम करेंगे। देखिए ऑल बॉर्डर मैंने किया था। ऑल बॉर्डर के साथ साथ एक काम आपके पास और भी यहाँ पे है, आप चाहें तो लाइन का कलर अलग कर सकते हैं। देखिए लाइन का कलर भी अलग हो जाएगा। यहाँ क्लिक करते जाइएगा, इस तरीके से लाइन का कलर बदलता जाएगा। वापस एक बार फिर से देखते हैं। ये मैं करता हूँ सेलेक्ट, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे जा कर के ये देखिए ये ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन खुल गया था, या मोर बॉर्डर में आप चले जाइएगा, मोर बॉर्डर नाम के ऑप्शन पर। तो यहाँ पे बॉर्डर का सारा ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपको आउटलाइन बॉर्डर करनी है, आपको इनसाइड बॉर्डर करनी है, जैसा भी आपको चाहिए वैसा यहाँ पे कर दीजिएगा। ये सैंपल दिखेगा, यहाँ से बॉर्डर पर क्लिक करिएगा, ये बॉर्डर की लाइन को चुन लीजिएगा, यहाँ पर लाइनों पर ऐसे ऐसे क्लिक करते रहिएगा तो ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। और जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे देखिए ये बॉर्डर लग गया कि नहीं लग गया। यानी मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस कमांड की मदद से सेलों पर आप आराम से बॉर्डर लगा सकते हैं। अब बॉर्डर में बहुत सारी वैरायटी हैं। केवल आप चाहते हो बॉटम का ही बॉर्डर आए, यानी बॉटम का मतलब ये नीचे ही बॉर्डर आए। ये जो आप सेल को जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसमें जो नीचे दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं बॉटम, और ऊपर वाले को बोलेंगे क्या, टॉप। मैं बॉटम पर क्लिक कर दूंगा तो केवल बॉटम का बॉर्डर आएगा। अगर मैं इसी को सेलेक्ट करके टॉप पर क्लिक कर दूंगा तो टॉप का बॉर्डर आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जैसा बॉर्डर आप बनाना चाहते हो अपनी सेल के साथ, टॉप पर, लेफ्ट पर, बॉटम पर, राइट साइड में, तो वैसा बॉर्डर बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाइएगा, यहाँ से ऑप्शन पिक करिएगा और यहाँ से बॉर्डर लगा दीजिएगा। मान लीजिए जो मैंने बॉर्डर लगाया ये बॉर्डर मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो इस बॉर्डर को मैं हटा भी सकता हूँ।
कैसे, यहाँ पे जाइएगा ऑप्शन में और देखिए लिख करके आएगा क्या, नो बॉर्डर। जैसे आप नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे ये बॉर्डर आपका हट जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। इस वाले कमांड को आपने समझ लिया होगा। इसमें जा करके और अभ्यास करिएगा इन सारे बॉर्डर्स के लिए, जिससे ये थोड़ा फॉर्मेटिंग आपकी अच्छी दिखाई पड़ेगी। ये जो कंटेंट लिखा है ये अच्छा थोड़ा नज़र आएगा। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फिल कलर। ये हमारी जो सेल है ना, सेल की बैकग्राउंड पर कलर फिल कर देता है, सेल की बैकग्राउंड में कलर फिल कर देता है। मान लीजिए कि सपोज दैट कि ये मैटर लिखा हुआ, यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप जो भी रंग लगाना चाहते हैं क्लिक कर देंगे तो इसके जो सेलें हैं ना, सेलों की बैकग्राउंड पर कलर सेट हो जाता है। इसको बोलते हैं फिल कलर। तो बात समझ में आ गई होगी। जिस भी सेल पर आपको कलर लगाना होगा या ढेर सारी सेलों पर लगाना, तो उनको पहले कर लीजिएगा सेलेक्ट और फिर यहाँ जाइए करिएगा क्लिक, तो ये फिल कलर उन सेलों के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो मुझे नहीं करना है, सिर्फ इतनी बातें आपको दिखानी थी, इतना बता दिया। अब ज़रा एक बात और समझिए, ये जो आपने एरियल नाम का फॉन्ट लिया था और अभी ये ब्लैक रंग में दिखाई पड़ रहा है, मैं इसका रंग वाइट कर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा जिसका नाम है फॉन्ट कलर। यहाँ पर करेंगे क्लिक और जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको तमाम थीम कलर नज़र आ रहे होंगे। तो जो कलर आपको ठीक लगे, जैसा कलर आपको सही लगे, उस कलर को जाइए यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा और ये अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप फॉन्ट कलर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा ब्लॉक आपने देखा, इसकी मदद से सेलों में लिखे गई जो वैल्यूज होती हैं उनको हम फॉर्मेट कर पाते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग आसानी से यहाँ पे कर पाते हैं। यह बात आपको शायद समझ में आई होगी। एक दो बार इसको करके देख लीजिएगा। अच्छा, ये क्या था, ये फ़ॉन्ट तो लिखा था यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्चर। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो फ़ॉन्ट से संबंधित यानी फॉर्मेट सेल का खुल जाता है ये डायलॉग बॉक्स। ये जितने भी कमांड्स यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज दिख रहे थे इस तरीके से, वो प्रॉपर डायलॉग बॉक्स में भी अवेलेबल्स हैं। तो आप चाहो यहाँ से कर लो या फिर इनके पास, इनमें जा कर के भी आप इन सारे कामों को आसानी से कर सकते हैं। ये बात कंफर्म हो गई। अब ज़रा देखिएगा आगे फॉर्मेटिंग में इधर का ये अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट, जब आप सेल में काम करते हो तो मैं मान लीजिए कि सपोज दैट सीरियल नंबर लिख देता हूँ, तो ये जो इसका अलाइनमेंट का मतलब होता है कि सेल में जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो या जो नंबर लिख रहे हो उसकी पोजीशन कहाँ पे है, वो किस तरफ है। तो अभी अब सीरियल नंबर लिखा हुआ है, आप देखो ये किस तरफ मौजूद है, लेफ़्ट साइड मौजूद है। किधर मौजूद है, लेफ़्ट। लेकिन अगर आप जैसे कोई नंबर टाइप कर देते हो ये हो जाता है राइट। पर आप चाहते हो कि ये सब सेंटर में आ जाएं, बीचों बीच में आ जाएं, तो इनका हमें अलाइनमेंट बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलाइनमेंट आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक ये है हॉरिजॉन्टल का और ये वाला कैसा है, वर्टिकल का। तो मान लीजिए मैं आपको पहले हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा देखिए सारी वैल्यू बीचों बीच में आ गई कि नहीं आ गई। जब आप अपना कोई इस तरह का स्प्रेडशीट में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उनमें अलाइनमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अलाइनमेंट एडजस्ट करने के लिए आप होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में आ जाइए और यहाँ से अपना अलाइनमेंट चेंज कर लीजिएगा। इजी। ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। थोड़ा सा मैं आपको ये जो हमारी रो होती है ना, इसकी हाइट होती है, हाइट, ये हाइट को बढ़ाने और घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ जाना पड़ता है। ये आपकी जो कॉलम हेडर दिखाई पड़ रही, सॉरी रो की जो हेडर दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे चले जाइए, क्लिक कर दीजिएगा तो ये बढ़ जाएगी इस तरीके से। और अगर आप ये चाहते हो कि इसको वर्टिकली मैं सेंटर में रखना चाहूँ, देखिए यहाँ पर आप इस तरह से रख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। कॉलम का विड्थ बढ़ाने का जो तरीका है, हेडर पर जाइएगा, माउस का पॉइंटर रखिएगा, इससे कॉलम की विड्थ कम और ज़्यादा भी होती है। इसको मैं फिर से भी करके दिखाऊंगा इस वाले ऑप्शन में जब आऊँगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाई पड़े इसके लिए मैं चाहता हूँ एक ऑल बॉर्डर इस पर लग जाए इस तरीके से। अलाइनमेंट अभी आप देख के बताइए क्या हो गया है। लेफ़्ट साइड से, सॉरी हॉरिजॉन्टल से सेंटर और वर्टिकल से क्या लगा हुआ है, मिडिल लगा हुआ है। अगर आप इसी का अलाइनमेंट, यहाँ पे जो कंटेंट लगा है, इसी का अलाइनमेंट ऐसे कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे कर देंगे तो इस तरफ हो जाएगा, इधर कर देंगे तो राइट साइड चला जाएगा, इस तरफ कर देंगे तो ऐसे लिख के आएगा। यानी आप इन ऑप्शनों का उपयोग करके सेल में लिखे गए कंटेंट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। यह बात आपको समझ में आई। उसके बाद देखिएगा ये क्या होता है, ये होता ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है उन्मुखीकरण। अभी आप सेल में लिख रहे हैं ना, तो लेफ़्ट टू राइट लिखते हुए जा रहे हो। हम चाहें तो इसको एंगल वाइज भी घुमा सकते हैं। कैसे, पहले ये थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, इसको हटा दूँ। अगर ये कंटेंट आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा क्लियर ऑप्शन पर, और यहाँ से आकर के क्लियर ऑल करना पड़ेगा, तो सभी मिट जाएगा। इसको ज़रा समझें। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको इस तरीके से घुमा दूँ ऐसे, तो देखिए ये डिग्री वाइज आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको एंगल वाइज इस तरीके से घुमा सकते हैं।
इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में कई ऑप्शन मौजूद हैं, एंगल क्लॉकवाइज, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, या वर्टिकली आप इसको ऐसे रख सकते हो। तो जैसी आपको पड़े ज़रूरत उस प्रकार से इसका अलाइनमेंट तय किया जा सकता है, उस प्रकार से इसका ओरिएंटेशन तय किया जा सकता है। तो मुझे भाई ऐसा कुछ चाहिए वही नहीं, जैसा ये था पहले वैसे ही कर देते। अब ज़रा समझिएगा, ये एक्शन हमने कर दिया, मैं इसको पिछले वाले एक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ से देखिए हम कर देते हैं अनडू ऑप्शन पर क्लिक। अनडू यानी जो भी कुछ हुआ था वह सब रिजेक्ट हो जाएगा और आपको इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर से हम वापस स्टेप पे चले आए। तो यहाँ से आप ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको घुमा दीजिएगा, टेक्स्ट को सेल में आप रोटेट करके दिखा सकते हो। अच्छा, एक इसको भी ज़रा समझिएगा, इंडेंट क्या होता है। देखिए ध्यान से, ये जो सेल अपनी है ना, जब मैं इस पर लिखता हूँ, यहाँ से कोई भी नंबर टाइप कर रहा हूँ, शायद सपोज दैट कि मैं 2 टाइप कर रहा हूँ, तो 2 जो है ना, अलाइनमेंट पहले ठीक करें, बाय डिफ़ॉल्ट रखें इसका अलाइनमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ़्ट साइड में लिखता हुआ नंबर दिख रहा है, या कुछ बड़ा वर्ड लिख करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं नेम ऑफ़ द कैंडिडेट लिखना चाहता हूँ, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट। तो ये मैंने लिख दिया। अब आप यहाँ नोटिस करिएगा कि ये जो सेल है ना, सेल का जो ये ग्रिड लाइन दिख रही है ना, उसके पास से लिख के जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इंडेंट को इंक्रीज़ कर दूँ तो देखिए ये थोड़ा आगे से लिखना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो आप चाहें तो सेल में थोड़ा सा आगे से लिखने के लिए इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया है तो इसको आप डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मेट बनाना पड़े जहाँ पे इंडेंटेशंस का इशू आता है तो आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट में ये बात समझ में आ गई। अब जरा समझिएगा, अगला ऑप्शन जो है इसको बोलते हैं मर्ज। मर्ज क्या होता है, इसको करने के लिए मैं एक नई शीट ले लेता हूँ। मर्ज कैसे करेंगे आप, तो मर्ज करने के लिए आपको करना क्या है कि ये अभी एक एक सेल है, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी सेलें मिल करके एक बड़ी सेल बन जाए। तो हम इसको कर देंगे मर्ज। जैसे मर्ज करेंगे ये पूरी की पूरी सेल एक बड़ी सेल में परिवर्तित हो जाएगी। अब यहाँ जा कर के इसका उपयोग कहाँ करना होगा, सपोज दैट जैसे कि मुझे एक अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, या फिर कोई मैं इनवाइस बना रहा हूँ तो उन सभी चीज़ों का नाम लिखना है, तो उसके लिए ये मर्जिंग ज़रूरी होती है, जिसमें हम इनको मिला करके एक बड़ा सेल बना देते हैं। अब ज़रा समझिएगा, अलाइनमेंट अभी यहाँ पर ये सेंटर है, मैं इसको बीच में रख सकता हूँ, गाढ़ा कर सकता हूँ, और यहाँ से फॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकता हूँ। तो ये आपको शायद ये फॉर्मेटिंग मैंने अभी बताया था, तो ये हमने कर दिया, इसके ऊपर इस तरह से फॉर्मेटिंग लगा दी। अब ज़रा इसी मर्ज में और भी ऑप्शन थे, मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज। तो एक एक करके सारे विकल्प को देख लेते हैं। आप ये सारे सेल को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और फिर चले जाइएगा मर्ज एंड सेंटर पर। तो जब आप इसको मर्ज कर देंगे तो जो कंटेंट आप टाइप करोगे ना वो बीच में रहेगा, बीचों बीच में दिखाई पड़ेगा। तो यानी सेंटर अलाइनमेंट इसका मर्ज के साथ सेट हुआ है। मैं वापस इसको अंडू करना चाहूँगा और फिर आपको लेके चलूँगा कहाँ पे, इस ऑप्शन में। अगर मैं मर्ज अक्रॉस कर देता हूँ तब क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यानी जो बीच में कॉलम वाली लाइनें आ रही थी वो हट जाएंगी, बाकी रो वाली बची रहेंगी। इसको कहते हैं मर्ज अक्रॉस। क्या बोलेंगे, मर्ज अक्रॉस। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, ये मर्ज सेल क्या था, अगर आप मर्ज सेल करने जाते हो, मर्ज सेल कर देते हो तो क्या होगा ना, जो सेंटर वाला गुण इसके अंदर आ रहा था वो नहीं आएगा, नॉर्मली बस मर्ज हो जाएगी, और बाकी का जो कंटेंट आप टाइप करोगे वो सब यहाँ लेफ़्ट अलाइनमेंट के साथ शुरू होता है। अब आप इसी को चाहते हो क्या कि वापस ये मर्ज वर्ज हो गया, इसको हमें नहीं ज़रूरत है, मर्ज की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस पूरे कंटेंट को क्या कर सकते हैं, अनमर्ज कर सकते हैं। तो मर्जिंग का काम समझ में आ गया आपको। एक और बात समझिएगा, इसी ऑप्शन में लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट ये क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये हमने लिख दिया। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है ना अगले सेल की तरफ ना जाए, इसी सेल में रहे। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको रैप कर देते हैं। तो यानी कि कॉलम का विड्थ नहीं बढ़ेगा, कंटेंट उसी रो में यानी उसी सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, उसी सेल के अंदर रहेगा। उसको बोलते हैं रैप करना। रैप का वैसे भी मतलब होता है मुड़ जाना। तो इस बाउंड्री पर जैसे पहुंचोगे कंटेंट अपने आप मुड़ करके दूसरी वाली लाइन पर चला जाएगा। एक बार और मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। पहले एक छोटा सा ये बना लेता हूँ, और यहाँ पर देखो मैं ये वाला टूल एक्टिवेट कर देता हूँ, रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं लिखूँगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप देखेंगे ये अलग अलग यानी दूसरी लाइन में लिखना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है।
ये ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में कॉलम का विड्थ बढ़ाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये सारा का सारा मैटर जो भी आपने कॉलम का विड्थ सेट किया उसी के अंतर्गत फिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। तो ये दोनों विकल्प आपको आ गए होंगे। ये फॉर्मेटिंग से के रिगार्डिंग सारी बातें अभी तक चल रही थी। इसका भी चाहे तो आप डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं इस वाले पर ही, इसको बोलते हैं लॉन्चर। यहाँ पर कर दीजिएगा क्लिक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर खुल करके आ जाएगा। इसमें अलाइनमेंट के सारे विकल्प दिए गए थे, जैसे टेक्स्ट कंट्रोल बोलते हैं, रैप करना, मर्ज करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा, श्रिंक टू फिट क्या होता है। श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट का मतलब क्या है कि मैंने ये वाला वर्ड टाइप किया, नेम ऑफ द क्या कैंडिडेट, और मैं चाहता हूँ ना कॉलम की विड्थ बढ़े ना रो की हाइट बढ़े, इसी में फिट हो जाए। तो इसके लिए आपको अलाइनमेंट में, यानी देखिएगा होम टैब के अलाइनमेंट में पहुंचिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा क्लिक और यहाँ से आपको मिल जाएगा श्रिंक टू फिट। ओके ऑप्शन पर ऐसे कर दीजिएगा क्लिक, तो इसमें फिट हो जाएगा। पर इस तरह से फिट हो गया कि कंटेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको देखने के लिए इसमें एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, तो इसको देखने के लिए आप इसका चाहें तो कॉलम का बिट थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, जिससे प्रॉपरली दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, यह बात आपको कंफर्म हो गई। तो फॉन्ट और अलाइनमेंट आपने सीख लिया है, इसका अभ्यास अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी का फॉर्मेटिंग से संबंधित और जो कंटेंट होगा वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।